हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर नवंबर महीने की क्रोनोलॉजी है दोस्तों, उसकी समरी आपको कवर कराने वाला हूँ। कंपटीशन के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए। इसको अपन दोस्तों 4 से 5 वीडियो के अंदर आपके लिए कवर करवाऊंगा दोस्तों, जिसमें प्रत्येक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों। इसके 7 से 8 सेक्शंस हैं क्रोनोलॉजी के। और आज इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, वो सेक्शन कवर करने वाला हूँ। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य दोनों टॉपिक हैं, वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज दोस्तों IR को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो चीन और भूटान के बीच में सीमा विवाद को तेजी लाने के लिए समझौता किया गया दोस्तों। दोनों देशों के द्वारा इस बात पे सहमत हुए। एक 3 स्टेप रोड मैप पे साइन किए गए हैं। 3 स्टेप रोड मैप इसलिए बनाया गया है कि इसके आधार पे उसको फॉलो करके चीन और भूटान के बीच में जो भी सीमा विवाद है उसको सोल्व किया जाएगा। आपको पता है दोस्तों, चाइना के द्वारा पिछले कई सालों के अंदर लगभग 12 देशों के साथ जो सीमा विवाद थे उसको सुलझाया है। केवल 2 ही देश यानी भूटान और इंडिया, 2 ही देश ऐसे हैं जिनके साथ सीमा विवाद है। और भूटान के साथ भी चाइना चाहता है कि उसके साथ सीमा विवाद है उसको सुलझाया जाए। आपको पता है दोस्तों, 1984 से ही लगातार भूटान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। और चीन और भूटान के बीच में सीमा विवाद के लगभग 4 से 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे चाइना के द्वारा भूटान के जो क्षेत्र हैं उन पे दावा किया जा रहा है। सबसे पहले डोकलाम जो क्षेत्र है उस पर 1984 से लेकर लगातार विवाद चल रहा है। और आपको भी पता है 2017 के अंदर एक बड़ा विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद हुआ था। उसके बाद इंडिया भूटान एक ट्रांजैक्शन, ये जो भूटान है, भूटान के जो पश्चिम एरिया दोस्तों, उसमें 495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एरिया है जिस पे चाइना दावा कर रहा है। ये इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो इंडिया भूटान चाइना तीनों देशों की सीमा उस एरिया के अंदर लगती है, एक ट्रांजैक्शन के तौर पे है। अगला दोस्तों जाकरलंग घाटी और पसमलांग घाटी, ये दोनों घाटियों का नाम याद रखिए। ये चीन और भूटान के बीच में लोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, मायने करती है ज्योग्राफी के अंदर। IR के अंदर भी लोकेशंस बहुत ज़्यादा मायने करती है। तो जाकरलंग घाटी और पसमलांग घाटी, ये दोनों घाटियाँ चाइना और भूटान के बीच में सीमा विवाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि 4 से 5 क्षेत्र हैं दोस्तों। कौन सा? एक तो डोकलाम, एक ट्रांजैक्शंस, एक जाकरलांग घाटी और एक पसमलांग घाटी। ये 4 क्षेत्र है जिन पे चाइना के द्वारा दावा किया जा रहा है। और उन्हीं को सुलझाने के लिए अभी 3 स्टेप रोड मैप पे साइन किया गया है। ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ दोस्तों भारत और नॉर्डिक देश हैं। नॉर्डिक देश दोस्तों उत्तरी ध्रुव है ना, उसके आसपास 3 से 4 कंट्रीज है। एक तो डेनमार्क हो गया, एक स्वीडन हो गया, नीदरलैंड हो गए, ये नॉर्डिक देश हैं दोस्तों। और इनके द्वारा इनके और भारत के बीच में, भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में शिखर सम्मेलन है, वो 2022 के अंदर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो आप एक फैक्ट के तौर पे याद रखिए कि अगला शिखर सम्मेलन भारत नॉर्डिक देशों के बीच में जो शिखर सम्मेलन है वो कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों, वहाँ आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप 3 स्टार दे दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दोस्तों ये, कि भारत के द्वारा प्रकृति एवं लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन, ये इस गठबंधन का नाम है, इसके अंदर भारत शामिल हुआ है। इसका देखो इंग्लिश के अंदर देख लीजिए आप, हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल, यानी उच्च आकांक्षा के लिए किन लोगों के लिए? प्रकृति के लिए और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन है, उसमें भारत शामिल हुआ है दोस्तों। अब अपन इस गठबंधन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, इसकी स्थापना याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि 2021 के अंदर पेरिस के अंदर वन प्लेनेट समिट हुआ था। तो ये भी याद कर लीजिए कि पेरिस के अंदर क्या हुआ था, वन प्लेनेट समिट थी, वो पेरिस के अंदर आयोजित की गई थी। और उस टाइम इस गठबंधन का निर्माण किया गया था दोस्तों। और आज इसके अंदर 2021 में स्थापना होने के बावजूद भी इसमें लगभग 70 से अधिक देश हैं दोस्तों, इस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, ये याद रखिए। और भारत जो अभी शामिल हुआ है, ये ब्रिक्स देशों, जो विकासशील देशों का एक संगठन है दोस्तों, उभरती हुई विकासशील देशों का एक गठबंधन है ब्रिक्स, उनमें भारत पहला देश है। ब्रिक्स देशों 5 देशों का समूह है, उसका पहला देश है भारत जो इस गठबंधन के अंदर शामिल है। अब आप देख लीजिए दोस्तों कि इस गठबंधन में शामिल होने का मकसद क्या है। जो ये कोएलिशन है इसमें शामिल होने का मकसद है क्या है दोस्तों? तो आप 30x30 की अवधारणा याद रखिए, क्योंकि ये गठबंधन 30x30 की अवधारणा को समर्थन करता है, उसको फॉलो करता है। यानी 2030 तक
विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागर दोनों, भूमि लैंड एंड ओशन दोनों याद रखना दोस्तों, 30% कम से कम विश्व की भूमि और महासागर है, उसकी रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बढ़ावा देने का काम ये गठबंधन करेगा। तो ये इसका मकसद है दोस्तों, 30x30 के उदाहरण से काम करेगा। अब अगला देखिए दोस्तों, एक नया संयुक्त आर्थिक मंच की स्थापना की गई। आपको पता है दोस्तों कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इजरायल की यात्रा के दौरान 4 देशों ने मिलकर एक नया संयुक्त आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। इसमें 4 देश कौन कौन से दोस्तों, याद कर लीजिए, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ये अमेरिका। ये 4 कंट्रीज हैं दोस्तों। इन चारों ने मिलकर एक नया संयुक्त आर्थिक मंच की स्थापना की गई है, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों, इजराइल के पहले जो मुस्लिम कंट्रीज थी उनके साथ इजराइल के रिलेशंस वगैरह नहीं थे। अभी जो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर इजराइल के द्वारा खासतौर से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ में लगातार रिलेशंस वगैरह स्थापित अच्छे होते जा रहे हैं दोस्तों। और आपको भी पता है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके साथ एक समझौते के माध्यम से राजनयिक संबंध वगैरह स्थापित किए गए थे, यानी दोनों देशों के द्वारा पहली बार एम्बेसी वगैरह ओपन की गई। 2020 के अंदर ये समझौता हुआ था। तो इस तरह ये संगठन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मंच वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है दोस्तों क्योंकि मिडल ईस्ट क्षेत्र है, स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसीलिए इस जो गठबंधन को भी है ना, जो मंच वगैरह है दोस्तों, उसको नया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जा रहा है। जैसे क्वाड अभी चल रहा है 4 देशों का, इसको एक नया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर से ऑयल रिजर्व वगैरह भी है और स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस देश के इस जो एरिया है दोस्तों मिडिल ईस्ट, ये यूएसए के लिए भी और इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए भारत नए संयुक्त आर्थिक मोर्चे के अंदर शामिल हुआ है दोस्तों। अगली न्यूज़ देखिए, भारत सरकार के द्वारा दोस्तों नेपाल को अपनी पहली ब्रॉड गेज ट्रेन है वो सौंपी गई है, याद रखना। क्योंकि भारत सरकार की मदद से एक 64 किलोमीटर लंबा दोस्तों एक प्रोजेक्ट पे सड़क परियोजना है जो भारत की मदद से बनाई जा रही है। उसका 34 किलोमीटर लंबा भाग, यानी बिहार के जयनगर से लेके नेपाल की कुर्था तक ये 34 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, रेलवे परियोजना है दोस्तों। ये भारत सरकार की मदद से बनाई जा रही है। और ये जो ट्रैक है 34 किलोमीटर का, ये नेपाल सरकार को सौंपा गया है। और नेपाल की ये पहली ब्रॉड गेज ट्रेन है, यानी जो रेलवे के जो प्रकार वगैरह रहते हैं पटरियों का आकार के आधार पे, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। तो दोस्तों ये पटरियों की चौड़ाई के आधार पे सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज वगैरह रहती है। तो ये नेपाल की पहली ब्रॉड गेज लेन है, तो ये चीज़ याद रखिए। अगले देखिए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, FATF दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक वित्तीय निगरानी संस्था है। सबसे पहली चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये वित्तीय निगरानी संस्था है और इसकी अक्टूबर 2021 में बैठक हुई थी। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट है, ये ग्रे सूची दोस्तों आतंकवाद को, वित्त पोषण को लेके और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु ये सूचियाँ वगैरह बनाई गई हैं। उसी के आधार पे इनको बांटा जाता है और पाकिस्तान को लंबे समय से इस सूची के अंदर डाला हुआ है। और अक्टूबर 2021 के अंदर जो अभी बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान को ग्रे सूची के अंदर फिर से बरकरार रखा है दोस्तों। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों, आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु 3 नए देशों को ग्रे सूची में डाला गया है, जिसमें से एक तो पाकिस्तान का दोस्त भी है। कौन सा देश? तुर्की। याद कर लीजिए दोस्तों, तुर्की को भी पाकिस्तान के साथ ग्रे सूची के अंदर डाल दिया है। जॉर्डन, ये भी मिडिल ईस्ट कंट्री है दोस्तों, इजराइल के पास में पड़ता है। और ये माली, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। इन तीनों देशों माली, जॉर्डन और तुर्की, और पाकिस्तान पहले से था, तो इन तीनों को ग्रे सूची के अंदर डाला गया है। 2 देश नाम याद कर लिए, एक तो पड़ोसी देश अपना मॉरिशस, दूसरा एक मध्य अफ्रीकी देश है दोस्तों बोत्सवाना, ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो मॉरिशस और बोत्सवाना दोनों को ग्रे सूची से बाहर निकाला गया है, जबकि 3 नए देश जॉर्डन, माली और तुर्की, खासतौर से तुर्की को याद रखिए दोस्तों, क्योंकि भारत और कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा ये पाकिस्तान का साथ देता रहा है और इनको आतंकवाद के वित्त पोषण की मदद करने के लिए, वित्त पोषण वगैरह करने की वजह से इनको ग्रे सूची के अंदर FATF के द्वारा इस बैठक के अंदर शामिल किया गया। अब आपको FATF के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको पहले बताया था कि वित्तीय निगरानी संस्था है।
इसकी स्थापना 1989 के अंदर की गई थी। सन कौन सी? 1989 में FATF की स्थापना की गई थी दोस्तों। और ये G7 के द्वारा, ग्रुप ऑफ 7, जो पहले 8 थे दोस्तों, रशिया भी शामिल था, लेकिन 2014 के अंदर जो क्रीमिया है, क्रीमिया पे रशिया के द्वारा कब्जा होने की वजह से उनको G7 से हटा दिया गया है। और अभी G7 है दोस्तों, ग्रुप ऑफ 7, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, उनके द्वारा ये 1989 के अंदर FATF की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये चीज़ याद रखिए। अगला देखिए दोस्तों, अगली न्यूज ये है कि दोस्तों एक कैरेबियन आइलैंड है दोस्तों, बारबाडोस। ये विश्व का नया गणतंत्रात्मक देश बना है, यानी इसको अभी आज़ादी मिली है। एक गणतंत्र लोकतांत्रिक देश की स्थापना की गई है दोस्तों, बारबाडोस। ये जो मैक्सिको है उसके पास में कैरेबियन सागर है, उसके अंदर पड़ता है दोस्तों बारबाडोस। और ये पिछले 400 सालों से, यानी 1625 के अंदर ब्रिटेन के द्वारा इस पर कब्जा जमाया गया था। और ये एक औपनिवेशिक कॉलोनी थी और 400 सालों से ब्रिटेन का राज था दोस्तों। और अभी एक गणतंत्र देश बना है, यानी ये आज़ाद हो गया, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रही है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अफगानिस्तान के नागरिकों की जो तरलता संकट है, यानी लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम्स है, उसको निपटने हेतु एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की गई है। किसके द्वारा स्थापना की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। आपको पता है दोस्तों, अफगानिस्तान संकट की वजह से वहाँ पे जो नकदी की समस्या, आम लोग हैं, आमजन लोग हैं, उनको नकदी, अफगान लोगों को नकदी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की गई है, जिसमें कोई भी योगदान दे सकता है। और सबसे पहले योगदान जर्मनी ने दिया है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो इतना याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तरलता संकट से निपटने के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की। अगला एक सूचकांक है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सूचकांक, यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये इस तरह के जो सूचकांक वगैरह रहते हैं दोस्तों, ये कन्फ्यूजन करते हैं, जो जारी करने वाली संस्था वगैरह है उससे कन्फ्यूजन होता है। जैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है तो अपने को लगेगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन है, FAO, उसके द्वारा जारी किया जाता होगा, या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके द्वारा, या IFAD के द्वारा जारी किया जाता हो। नहीं दोस्तों, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सूचकांक 2021 है वो कार्टेवा अग्री साइंस और इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, एक लंदन का संगठन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। दोनों संगठनों का नाम याद रखिए, कार्टेवा अग्री साइंस और इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। रैंकिंग वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत की रैंकिंग वगैरह, स्कोर वगैरह, क्योंकि ये सूचकांक बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है अपने को। इसकी जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम आप याद रखिए दोस्तों। अगली न्यूज़ देखिए दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप रट लीजिए इस सूचकांक को। इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है दोस्तों? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प, ये दो संगठन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प है, ये दो संगठनों के द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। इस सूचकांक के अंतर्गत 4 इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन इंडिकेटर्स को भी यदि 10 से 12 रहते हैं तो अपने याद नहीं कर पाते, लेकिन ये सूचकांक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको यहाँ नीचे आके पता चलेगा। इसके 4 सूचकांक कौन कौन से दोस्तों? अलग पोषण, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, यानी जो लंबाई की तुलना के अंदर दोस्तों बच्चे के अंदर वजन कम रहता है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार माना जाता है। बाल मृत्यु दर, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु होती, या चाइल्ड स्टंटिंग वगैरह हो गए, ठीक है, ये दुबलेपन वगैरह, जो चाइल्ड स्टंटिंग, इन चारों के आधार, अलग पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर और चाइल्ड स्टंटिंग, इनके आधार पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। अब की बार 116 कंट्रीज इस इंडेक्स के तहत शामिल थे, जिनको कवर किया गया था दोस्तों। और सबसे नीचे, यानी सबसे भूखाग्रस्त जो देश है दोस्तों, वो सोमालिया, जो अफ्रीकन कंट्रीज है दोस्तों, वो देश सबसे भूखमरी की दौर से गुजर रहा है, 116 देश, 116वें नंबर पे। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इंडिया का 2021 के अंदर 116 देशों में, इंडिया की भी हालत देखिए आप, भारत 2021 में 116 देशों में से 101वें स्थान पे, जबकि 2020 के अंदर ये 94वें स्थान पे था। यानी भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों वो 6 स्थान कम हुई है। आप सिचुएशन देखें इंडिया के अंदर 2021 में 116 देशों में वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर 101वें नंबर पर भारत का जो स्कोर है बहुत ज़्यादा लो है, यानी 100 में से भारत का स्कोर 27.5% है दोस्तों। और भारत के अंदर
संख्या के हिसाब से देखोगे नहीं तो विश्व के अंदर सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है, यानी सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग के शिकार बच्चों का देश है यदि आंकड़े के हिसाब से देखोगे। ठीक है। और भारत की जो सिचुएशन है, भारत की सिचुएशन अपने पड़ोसी देश लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी भारत की जो हालत है दोस्तों इस सूचकांक के अंदर खराब है। तो ये सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज के अंदर है। इस सूचकांक को आप पूरा अच्छी तरीके से कवर कीजिए दोस्तों। अगला मानवाधिकार परिषद है दोस्तों, उसका भारत छठी बार, कौन सी बार, छठी बार दोस्तों मानवाधिकार परिषद है उसका सदस्य बना है भारत। इस परिषद का जो वर्तमान जो कार्यकाल है अभी चल रहा है दोस्तों, दिसंबर 2021 के अंदर भारत का वर्तमान जो मानवाधिकार परिषद में कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। और फिर से भारत को 2020 से, यहाँ पे दोस्तों 2020 है, सॉरी 2022 है, 2022 से 2024 तक भारत को फिर से मानवाधिकार परिषद का सदस्य बनाया गया है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना। मानवाधिकार जो परिषद रहती है दोस्तों उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, यानी मानवाधिकार परिषद किसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक प्रमुख अंग है दोस्तों। इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी और उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा शहर के अंदर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए दोस्तों। इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपको पता है ट्रंप प्रशासन के द्वारा मानवाधिकार जो आयोग है उससे अपनी जो सदस्यता वगैरह थी वो त्याग दी थी और बाइडेन प्रशासन दोबारा आके इसकी सदस्य ली थी। तो इस संगठन के अंदर एक कार्यकारी परिषद रहती है, मानवाधिकार परिषद। वो 193 देशों में से 47 सदस्यों को चुना जाता है दोस्तों। और उस मानवाधिकार जो परिषद निकाय रहती है उसके अंदर अमेरिका वापस शामिल हुआ है, यानी 47 सदस्यों की जो मानवाधिकार कार्यकारी परिषद रहती है, मैन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ये मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत 47 सदस्यों की, तो उसमें अमेरिका को भी वापस चुना गया है। और 2 लगातार कार्यकाल के बाद में किसी सदस्य का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। जैसे भारत का कार्यकाल अभी 2021 में समाप्त होगा और फिर से 2022 से लेकर 2024 तक बढ़ाया गया है, लेकिन 2 कार्यकालों के बाद फिर से सदस्य को रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। और लास्ट एक फैक्ट याद रखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, याद रख लिए, ठीक है, TS तिरुमूर्ति, ये भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, आपको पता है दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उस दौरान जैव विविधता से संबंधित क्या कि बायोडाइवर्सिटी समझौता वगैरह है वो पालन किया गया था। और तब से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो एक बैठक होती है दोस्तों UNFCCC के द्वारा आयोजित किया जाती है और उसके द्वारा COP जो 15 है उसकी बैठक वर्चुअल तौर पे हुई है, लेकिन ये 2 चरणों के अंदर होगी। पहला अभी वर्चुअल तौर पे आयोजित हुई है, दूसरा जो चरण है दोस्तों 2022 के अंदर चीन का कुनमिंग शहर के अंदर जैव विविधता सम्मेलन होगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो याद रखिए चीन के कुनमिंग शहर के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा इस बैठक के अंदर दोस्तों COP 15 के अलावा जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जब 2002-3 के अंदर दोस्तों जैव सुरक्षा इन बायो सेफ्टीज वगैरह है, जितने भी जैविक प्रोडक्ट वगैरह हैं उनकी सेफ्टी वगैरह को ध्यान में रखते हुए एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल अपनाया गया था 2002 के अंदर। उसकी भी बैठक इसी सम्मेलन के अंदर होने वाली है। दूसरा नगोया प्रोटोकॉल 2011 के अंदर दोस्तों जापान के नगोया शहर के अंदर एक आनुवांशिक संसाधनों की सुलभता पर एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया था, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनका ढंग से सदुपयोग हो, ठीक है, विनाशकारी साबित ना हो। जैसे मान लो GM क्रॉप वगैरह है, तो जो जितना भी जैविक पदार्थ वगैरह हैं उन पे जो भी अनुसंधान वगैरह होता है वो मानव के हित में हो, नुकसानकारी नहीं हो, इसी के लिए नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया था 2011 के अंदर। उसकी भी बैठक इसी जैव विविधता सम्मेलन के साथ में होगी दोस्तों, याद रखना। और ये जो वर्चुअल बैठक हुई है दोस्तों उसके अंदर कुनमिंग की घोषणा की गई, यानी चीन के राष्ट्रपति के द्वारा कुनमिंग घोषणा, कुनमिंग वहाँ का शहर है और उसी को डिक्लेयर, तो आप याद रखिए जो कुनमिंग डिक्लेरेशन है किससे संबंधित है, जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित है, याद रखना। और जो कुनमिंग डिक्लेरेशन है उसमें 30x30 की संरक्षण की अवधारणा को स्वीकार किया गया। आपको मैंने वीडियो स्टार्टिंग के अंदर बताया था 30x30 यानी 2030 तक विश्व की 30% कम से कम जो भूमि और महासागर है उसको संरक्षण को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बढ़ावा देना है। और उसी अवधारणा को ये जैव विविधता सम्मेलन है या कुनमिंग घोषणा पत्र है उसमें स्वीकार किया गया है। इसके अलावा ये देख सकते हो कुनमिंग जैव विविधता कोष की भी स्थापना की गई चीन के राष्ट्रपति के द्वारा कुनमिंग डिक्लेरेशन के साथ में
कुनमिंग जैव विविधता कोष की भी स्थापना की गई है, यह भी आप याद रखना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जैव विविधता सम्मेलन है, उसके बारे में आपको जाना दोस्तों। आपको बताया COP15 की जो बैठक है कहाँ पे होने वाली है, चीन के कुनमिंग शहर में। इसका पहला चरण है वो वर्चुअल तौर पे आयोजित किया गया है। कुनमिंग घोषणा पत्र याद रखिए कि किससे संबंधित है, कौन सी अवधारणा का समर्थन करता है, और कुनमिंग जैव विविधता कोष के बारे में भी आप याद रखिए। अगला दोस्तों हेनले पासवर्ड इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचकांक है दोस्तों, हर साल वार्षिक तौर पे जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये दुनिया में दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले और पार्टनर्स के द्वारा ये इंडेक्स है, सूचकांक जारी किया जाता है। और ये सूचकांक ये बताता है कि दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट वगैरह है वो कौन सा देश वगैरह है, जिसका मतलब उस देश के जो पासपोर्ट वगैरह रहते हैं, जो वीज़ा वगैरह रहता है, वो सबसे ज़्यादा यात्रा अनुकूल है। ये रैंकिंग वगैरह हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। और 2021 के हिसाब से जापान का जो पासपोर्ट है दोस्तों और सिंगापुर का पासपोर्ट है, दोनों पहले स्थान पे आए हैं दोस्तों। जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के अंदर यात्रा, हवाई यात्रा करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है, याद रखना आप, सिंगापुर और जापान का। ठीक है दोस्तों, भारत 2021 के अंदर 90वें स्थान पे है दोस्तों। 90 नंबर पे भारत का जो पासपोर्ट है वो आता है दोस्तों, क्योंकि भारत विश्व के 194-95 कंट्रीज हैं, उनमें से 58 देशों के अंदर वीज़ा मुक्त यात्रा प्रदान करता है दोस्तों। और इसी के चलते भारत 90वें स्थान पे है। हालांकि पासपोर्ट वगैरह है, इतना ज़्यादा रैंकिंग वगैरह भारत की सही नहीं है, फिर भी हालांकि 2020 के अंदर दोस्तों भारत 84 स्थान पे था, यानी भारत की इस सूचकांक के अंतर्गत रैंकिंग वगैरह है दोस्तों वो डाउन हुई है, ये भी आप याद रखना। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसके हिसाब से दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट दोस्तों अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की संकट वगैरह सिचुएशन की कैसी है, प्रत्येक देश दोस्तों सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा थ्रेट वगैरह मानता है। तो ये सूचकांक वगैरह था दोस्तों, आप याद रखिए। इसके अलावा एक और सूचकांक है जिसको इस स्लाइड के अंदर कवर कर ले दोस्तों, अनरेस्ट और यंग के द्वारा अक्षय ऊर्जा राष्ट्र आकर्षण सूचकांक। ये सूचकांक इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा राष्ट्र आकर्षण सूचकांक है वो अनरेस्ट एवं यंग के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी क्रोनोलॉजी की न्यूज़ है दोस्तों, आप याद रखना। अगला एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट, यानी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2021 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसके द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। 2021 की रिपोर्ट है दोस्तों। और अब की बार का जो 2021 की रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 द हीट इज ऑन। हीट इज ऑन, जो हीट वेव वगैरह रहती है, हीट इज ऑन, ये रिपोर्ट इस नाम से 2021 की जारी की गई है दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अंदर ये आशंका जारी की गई है कि जो दुनिया का वैश्विक तापमान है वो कम से कम 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहा है। ये शंका वगैरह जाहिर की, चिंता जाहिर की गई है इस इंडेक्स के द्वारा कि वैश्विक जो तापमान है, जो प्रतिबद्धता है पेरिस समझौते के तहत की 1.5 डिग्री तक, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को इस सदी के अंत तक, यानी 21वीं सदी के अंत तक इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ देना। जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद से लेकर जो टेम्परेचर है वो 21वीं सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। जबकि ये इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है, ये खुद ये बोल रही है कि दुनिया के अंदर टेम्परेचर है वो 2.7 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ते जा रहा है। यदि UNDP के अनुसार वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यदि सीमित रखना है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस वगैरह वर्तमान के अंदर हो रहा है उसके अंदर 55% कटौती करनी पड़ेगी। जो विभिन्न देश हैं उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन वगैरह किया जाता है उसमें यदि 55% कटौती करेंगे तब जाके टेम्परेचर वगैरह है उसको कंट्रोल किया जाएगा, या संभावना वगैरह है। तो ये एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 था दोस्तों। आप जारी करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो याद रखिए, प्लस रिपोर्ट का जो नाम याद रखिए। ठीक है, अगला दोस्तों देख लेते हैं, इसी संगठन से जुड़ी एक और रिपोर्ट है, ये आज का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट, यानी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021 है दोस्तों। ये भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। इसका ये जो रिपोर्ट है उत्पादन अंतराल रिपोर्ट है। हालांकि आप कन्फ्यूजन में ये हो रहे हैं कि ये फूड रिलेटेड होगी, जबकि दोस्तों ये रिपोर्ट है सरकार की जो
पेरिस समझौता हुआ था 2015 के अंदर, उसके तहत नेशनल डिटरमाइन जो एनडीसी लक्ष्य है, जैसे भारत के द्वारा भी एनडीसी लक्ष्य डिसाइड किए गए थे कि भारत के द्वारा ये किया जाएगा। हालांकि वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वॉलेंट्री तौर पे भारत के द्वारा ये किया जाएगा। ये प्रत्येक सरकार के द्वारा अपने खुद के राष्ट्रीय लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं, और उस राष्ट्रीय लक्ष्यों के अंदर जो वादे वगैरह किए गए हैं सरकारों के द्वारा, और उनका ज़मीनी स्तर पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, खासतौर से ऊर्जा उत्पादन के अंदर। जैसे भारत ने डिसाइड किया है कि भारत 2030 तक 450 गीगावाट है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा वगैरह का उत्पादन करेगा, या और कोई लक्ष्य वगैरह जो ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा हुआ कि भारत अपनी 2030 तक जो जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है ठीक है, उसको घटा के 50% करेगा या 45% करेगा। तो ये रिपोर्ट है दोस्तों, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट। ये सरकार की जो ऊर्जा उत्पादन की जो योजना है और पेरिस समझौते के तहत डिसाइड किए गए जो वादे वगैरह थे, वो जो वादे वगैरह कहे गए थे, उसमें जो अंतर वगैरह है उसका मापन उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2021 के अंदर बताया गया है। ये यूएनएप के द्वारा जारी की जाती है, यह याद रखिए दोस्तों। ये आज का सारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का आपको मैंने जो क्रोनोलॉजी नवंबर 2021 है उसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो रेलेवेंट है, ये टॉपिक मैंने करवाए हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और इसी तरह मैं आने वाले जो वीडियो वगैरह है दोस्तों, उसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य वो एक साथ कवर करेंगे। इसके अलावा पुरस्कार सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस वगैरह बैठक वगैरह है वो एक वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर खेल कूद वाला जो सेक्शन है, पुरस्कार प्लस खेल कूद वाला जो सेक्शन है, इसके अलावा जो राजस्थान का जो परिदृश्य है यानी राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो उस वीडियो के अंदर। इस तरह 3 वीडियो दोस्तों अपन 4 वीडियो के अंदर क्रोनोलॉजी है उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।